नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में फेसबुक पेज में। दोस्तों आज हम सीटेट 2026 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 37 लेकर आ गए हैं। दोस्तों अगर आपका भी सपना है सीटेट को अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करने का, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्जाम की संपूर्ण तैयारी मैं आपको इस चैनल और फेसबुक पेज पर करवा रहा हूँ। दोस्तों इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर मैंने CDP के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है, जिनकी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने की और सबसे ज़्यादा संभावनाएं। अगर दोस्तों आप इस मॉडल टेस्ट पेपर को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको 101% गारंटी देता हूं कि सिंगल वीडियो से आपके और 5 से 6 क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने CDP के अंदर और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको शामिल किया है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों को शामिल किया है। जो प्रैक्टिकल बेस्ड साइकोलॉजी आपकी सीटेट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, उसी पैटर्न पर मैंने क्वेश्चनों को लिया है। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों यह और 20 से 30 मिनट का एक वीडियो होगा जिसमें मैं आपकी ओवरऑल CDP का रिवीजन करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा और जो पहला प्रश्न आने वाला है वो आने वाला है, और जो स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष से, कथन और कारण से। तो दोस्तों इसका जो कथन दे रखा है वो दे रखा है, बालक का विकास केवल जैविक परिपक्वता का परिणाम नहीं है। भाई दोस्तों, और कथन 2 दे रखा है आपका, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इन कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है या एक गलत है, यह आपको बताना है। यानी कि पहला कथन है कि बालक का विकास केवल जैविक परिपक्वता का परिणाम नहीं है। भाई दोस्तों, और कथन 2 दे रखा है कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसका जो पहला कथन है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बालक का विकास केवल जैविक परिपक्वता का परिणाम नहीं है। दोस्तों जितनी उसको जैविक परिपक्वता की आवश्यकता होती है उतनी दोस्तों, और जो आपकी सामाजिक वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसका भी इतना ही योगदान होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों जो आपका दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है वो भी सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास को और प्रभावित करता है, तो ये भी बात सही हो जाएगी। यानी कि दोस्तों इसमें दोनों कथन सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि सेम टू सेम पैटर्न और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में आपको अंत तक जरूर बने रहना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक और उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प 3, यानी कि दोस्तों पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसके अंदर पियाजे बताते हैं कि बालक अनुभवों के साथ अंतःक्रिया करते हुए मानसिक संरचना का निर्माण करता है। दोस्तों पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। इनके द्वारा बताया गया था कि किसी भी बच्चे के द्वारा और कोई भी नवीन ज्ञान का निर्माण है जो आत्मसातीकरण और समायोजन जैसी प्रक्रियाओं द्वारा और किया जाता है। इनके अनुसार ही बताया गया था कि मस्तिष्क में एक संरचना पाई जाती है जिसे स्कीमा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर दोस्तों किसी भी बालक अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा जो सूचनाओं का संग्रह है, यानी कि ज्ञान का संग्रह किया जाता है। तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके भी मेरे साथ और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक बच्चा कहता है यदि पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है तो शायद वे प्यास महसूस करते होंगे। यह उत्तर मुख्यतः किस संज्ञानात्मक विशेषता को और प्रदर्शित करता है। दोस्तों आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। जैसे पैटर्न आपका सीटेट मुख्य परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाला है, सेम टू सेम उसी पैटर्न पर मैंने क्वेश्चनों को लिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प 2, सजीववाद। अगर दोस्तों किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि जो आपके पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी और मानव जीवन है, उनके जैसे मनुष्य के जैसे उनका भी जीवन है, यानी कि उन्हें भी और जो मानवीय क्रियाएं हैं जैसे कि भूख प्यास वो लगती हैं, तो दोस्तों उसके अंदर जो सजीववाद यानी कि एनिमिज्म की जो भावना है वो पाई जाती है। दोस्तों पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है उसके अंदर प्रमुख रूप से हमें और जो सजीववाद है उसका गुण देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इस पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की बात करें, ये 2 से और 7 वर्ष की आयु के मध्य हमें देखने को मिलती है। यानी कि दोस्तों बच्चों को ऐसा लगता है कि जितनी भी निर्जीव वस्तु हैं वह सजीव की तरह उनको ट्रीट करता है। जैसे कि दोस्तों सूरज उससे गुस्सा है या चांद गुस्सा है, ऐसे वो समझने लगता है। खिलौने को भी एक सजीव की तरह वह ट्रीट करने लगता है इस अवस्था के अंदर।
तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है वाइगोस्की के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में कौन सी स्थिति ZPD और स्काई फोल्डिंग को सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है, और यानी कि विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों शिक्षक संकेत और प्रश्नों की सहायता से बच्चे को ऐसा कार्य पूरा करने में मदद करता है जिससे वह अकेले पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों जो वाइगोस्की की और जो JPD क्षेत्र होता है, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटी डेवलपमेंट क्षेत्र यानी कि निकटवर्तीय विकास के क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि किसी भी अभिभावक अथवा शिक्षक की अस्थायी सहायता के द्वारा और बच्चे के द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण किया जाता है। तो इसी जो प्रश्न आपका दे रखा है, इसका जो विकल्प 3 है, इसमें दोस्तों शिक्षक संकेत और प्रश्नों की सहायता से बच्चे को ऐसा कार्य पूरा करने में मदद करता है जिससे वह अकेले पूरा नहीं कर सकता। तो इस और जो ऑप्शन है इसके अंदर हमें ZPD और स्काई फोल्डिंग की अवधारणा देखने को मिल रही है। तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। प्रश्न कथन दे रखा है इसमें कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल समान शिक्षण रणनीति अपनाना उचित है। वहीं दोस्तों जो स्टेटमेंट 2 यानी कि कथन 2 है उसके अंदर दे रखा है कि सभी बच्चे सीखने की गति, रुचि और अनुभव और क्षमताओं में भिन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि जो आपका पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल समान शिक्षण रणनीति अपनाना उचित है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उनको देखकर और एक किसी भी शिक्षक द्वारा और अलग अलग शैक्षणिक विधियों का चुनाव किया जाना चाहिए। जबकि दोस्तों इस प्रश्न के अंदर दे रखा है स्टेटमेंट के अंदर कि उनके सभी के लिए और समान शैक्षणिक रणनीति अपनानी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। जबकि दोस्तों आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सभी बच्चों को सीखने की गति, रुचि, अनुभव और क्षमताओं में भिन्न हो सकते हैं। तो यानी कि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी विकल्प 4 इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट आपको वाकई हेल्पफुल लग रहे होंगे। दोस्तों आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना और वीडियो मन तक जरूर बने रहना। मैं आपको 101% गारंटी देता हूं कि सिंगल वीडियो से आपके और 5 से 6 क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक शिक्षक देखता है कि एक विद्यार्थी गणित के प्रश्नों को हल करते समय बार बार असफल हो रहा है। शिक्षक उसे तुम गणित में कमजोर हो कहने के बजाय उसकी रणनीति में बदलने और उदाहरण देखने और पुनः प्रयास करने में अवसर देता है। यानी कि दोस्तों एक शिक्षक इसमें एक केस स्टडी बेस्ड और आपको क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके सीटेट एग्जाम के अंदर और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें क्या है कि एक शिक्षक द्वारा एक विद्यार्थी को गणित के प्रश्न हल करने के समय बार बार असफल हो रहा है, यानी कि वह गणित के प्रश्न हल नहीं कर पा रहा है। तो शिक्षक क्या करता है कि तुम गणित में कमज़ोर हो यह कहने के बजाय और उस बच्चे की जो प्रश्न हल करने की जो रणनीति है उसे बदलने की और उससे बात करता है। वहीं दोस्तों उसे उदाहरण देखने और पुनः प्रयास करने की भी अवसर देता है। तो इससे जो आपका जो इस केस है तो यह दृष्टिकोण किस विचार को सर्वाधिक और संबंधित है। दोस्तों सेम टू सेम पैटर्न आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला है। दोस्तों जो आपका इसमें दे रखा है कि स्थिति बुद्धि की अवधारणा या ग्रोथ माइंडसेट, विकल्प 3 है दंडात्मक अनुभव और विकल्प 4 है इस तरह अधिगम शैली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 2 यानी कि ग्रोथ माइंडसेट। यानी कि दोस्तों अगर किसी शिक्षक द्वारा और मतलब किसी विद्यार्थी द्वारा गणित में बार बार वह असफल हो रहा है तो शिक्षक द्वारा कहा जाता है कि तुम्हें और उसको डिमोटिवेट करने के बजाय और वह शिक्षक कहता है कि आपको दूसरी विधि से और प्रयोग करके इस प्रश्न का उत्तर निकालना चाहिए या और वह बार बार एग्जाम्पल्स से समझकर और प्रश्न को हल करना चाहिए। तो यह दोस्तों और शिक्षक के जो ग्रोथ माइंडसेट है उसको और दर्शाता है। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो आज का हमारा और अगला प्रश्न है जिसमें दोस्तों और आपकी केस स्टडी बेस्ड और सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें दोस्तों जो आपकी केस स्टडी है ये दे रखी है कि कक्षा 7 में एक शिक्षक ने देखा कि कुछ विद्यार्थी पाठ को बहुत जल्दी समझ लेते हैं जबकि कुछ विद्यार्थियों को अधिक समय और उदाहरणों की आवश्यकता होती है। शिक्षक ने पूरे वर्ग को एक ही वर्कशीट देने के बजाय अलग अलग स्तर की गतिविधियां तैयार की। उसने कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त संकेत दिए और तेज से सीखने वाले विद्यार्थियों को
चुनौतीपूर्ण समस्याएं दी। यानी कि दोस्तों ये आपको और एक केस दे रखा है जिसमें दोस्तों बताया गया है कि एक शिक्षक द्वारा और कक्षा 7 के विद्यार्थियों को और पाठ बहुत जल्दी समझ लेते हैं, जबकि यानी कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों के बारे में एक केस स्टडी दी गई है जिसमें दोस्तों कक्षा 7 के अंदर कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो पाठ को और बहुत जल्दी समझ लेते हैं, जबकि कुछ विद्यार्थी अधिक समय लेते हैं। फिर उदाहरण की आवश्यकता, यानी कि उन्हें अधिक समय लेते हैं और उदाहरण की भी आवश्यकता होती है। तो फिर एक शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है कि उनको अलग अलग वर्कशीट दी जाती है, यानी कि उनके जो योग्यता का स्तर है उसके आधार पर उस शिक्षक के द्वारा जो अलग अलग रणनीतियां हैं उनका चुनाव किया जाता है। तो ये आपका केस हो जाएगा। तो इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा और जो 7वें नंबर का प्रश्न है जो कि आपकी केस स्टडी पे बेस्ड है वो है शिक्षक की यह रणनीति मुख्यतः किस सिद्धांत को दर्शाती है। यानी कि दोस्तों जो मैं आपको इससे पहले जो ऊपर मैंने जो रणनीति डिस्कस की थी, यानी जो केस डिस्कस किया था, उस पर ही और ये आधारित प्रश्न है। यानी कि शिक्षक के द्वारा ये रणनीति अपनाई जा रही है जिसमें दोस्तों और हर बच्चे के लिए और अलग अलग शैक्षणिक विधियों के चुनाव की बात शिक्षक के द्वारा कही जा रही है। तो यह क्या दर्शाती है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प 2, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए और डिफरेंशिएटेड और इंस्ट्रक्शन। यानी कि दोस्तों शिक्षक के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं को और ध्यान में रखा गया है, यानी कि जैसा बच्चे का स्तर है उसी प्रकार की और जो शैक्षणिक विधि है उसका चुनाव शिक्षक के द्वारा किया गया है। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना। अगर दोस्तों आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी फ्री में करनी है तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारी इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो CDP के अंदर मैं आपके और 30 में से 28 प्लस और क्वेश्चन गारंटी के साथ और सही करवा दूंगा। तो आज से ही आपको मेरे प्रत्येक वीडियो को और देखना है, यानी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो। अगर आप फेसबुक पेज से वीडियो देख रहे थे तो पर डे आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर और प्रोवाइड मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, जो कि दोस्तों 20 से 25 मिनट का मॉडल टेस्ट पेपर होगा जिसमें आपको ओवरऑल साइकोलॉजी का रिवीजन करवा दिया जाएगा। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है वही दोस्तों उसी केस पर बेस ये क्वेश्चन है कि उपयुक्त स्थिति में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त संकेत देना किस अवधारणा का उदाहरण है। यानी कि दोस्तों कक्षा के अंदर जो कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए जो शिक्षक के द्वारा अलग से रणनीति यानी कि जो शिक्षण विधि का चुनाव किया जा रहा है वो क्या दर्शाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प 2, यानी कि स्काई फोल्डिंग। दोस्तों स्काई फोल्डिंग के अंदर क्या होता है कि शिक्षक के द्वारा और किसी भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं बताया जाता, जबकि उसको संकेत दिया जाता है बच्चे को, जिससे वह शिक्षक की अस्थायी सहायता प्राप्त करके स्वयं से और उन प्रश्नों को हल कर सके। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है यदि शिक्षक चुनौतीपूर्ण गतिविधियों को देकर तेजी से सीखने वाले विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर देता है तो वह किस दृष्टिकोण के अधिक निकट है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प 2, यानी कि क्षमता के अनुरूप चुनौती। यानी कि दोस्तों अगर एक किसी शिक्षक को लगता है कि यदि विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण गतिविधियां देकर तेजी से सीखने वाले विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहता है, यानी कि दोस्तों एक क्लास की बात की जा रही है जहां पर कुछ क्लास के अंदर कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि और विशिष्ट प्रतिभावान बालक माने जा सकते हैं, यानी कि जिसका जो IQ लेवल है उनका वो और दोस्तों और 140 या उससे अधिक है। तो एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि उनको जो अन्य क्लास को जो प्रश्न दिए जाते हैं जो घिसे पिटे प्रश्न होते हैं, यानी कि जो इजी प्रश्न होते हैं वो नहीं देकर, और शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाए और उनसे दोस्तों जो हॉट प्रकार के प्रश्न होते हैं जिन्हें दोस्तों हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के नाम से जानते हैं, जिनमें दोस्तों बच्चे को तार्किक क्षमताओं का प्रयोग करना पड़ता है, लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ती है, तभी जाकर वो उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न और उन जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनसे और शिक्षक के द्वारा पूछे जाने चाहिए। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है एक विद्यार्थी कहता है मैं परीक्षा में नकल नहीं करूंगा क्योंकि यदि सभी विद्यार्थी नकल करेंगे तो परीक्षा व्यर्थ व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी और निष्पक्षता नहीं रहेगी। कोहल वर्ग के संदर्भ में यह तर्क किस स्तर की ओर संकेत करता है। दोस्तों आपको बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना है और एज इट इज आपको 101% और सेम टू सेम पैटर्न आपका सीटेट मुख्य परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प 4, यानी उत्तर परंपरागत जो स्तर है बालक उसके अंदर और पहुंच चुका है। क्योंकि दोस्तों बालक के अंदर जब वह बालक इस बात को समझने लगा है कि अगर मैं नकल करूंगा तो जो
जो कक्षा के अंदर जो निष्पक्षता की व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। तो यह गुण बालक को प्रमुख रूप से जब वह उत्तर परंपरागत स्तर में आता है तो उसके अंदर यह गुण और बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों प्रमुख रूप से जो सार्वभौमिक नैतिकता है उसके लिए और बच्चा कार्य करने लगता है। यानी कि जो समाज ने जो नियम निर्धारित कर रखे हैं, यानी कि जो यूनिवर्सल नियम हैं जिनके अनुसार पूरा समाज चलता है, उनकी और पालना बच्चे के द्वारा इस स्तर के अंदर की जाती है। तो विकल्प 4 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था, जिनके उन्होंने 3 स्तर यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर बताए थे। तो विकल्प 4 इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट आपको वाकई हेल्पफुल लग रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF चाहिए और CTET के बिल्कुल फ्री कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने दोस्तों यूट्यूब चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहीं दोस्तों अगर आप फेसबुक पेज से वीडियो देख रहे हैं तो आपको सबसे ऊपर कमेंट बॉक्स में और यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ उस पर लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति इंटरेस्ट मोटिवेशन को सबसे स्पष्ट रूप से और दर्शाती है। तो दोस्तों इसके जो हमारे एग्जाम्पल है वो इस प्रकार हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपका जो इंटरेस्ट मोटिवेशन है उनको दर्शाने वाला और एग्जाम्पल होने वाला है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 3, यानी कि अतिरिक्त, यानी कि छात्र विषय के प्रति जिज्ञासा के कारण अतिरिक्त जानकारी खोजता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक शिक्षक प्रत्येक सही उत्तर पर विद्यार्थी को अंक देता है और कुछ समय बाद विद्यार्थी को केवल उन प्रश्नों को हल करने लगते हैं जिनके अंक मिलने की संभावना होती है। यह स्थिति किस संभावित समस्या को दर्शाती है। यानी कि दोस्तों एक शिक्षक द्वारा क्या किया जा रहा है कि जब भी बच्चा और सही उत्तर दे रहा है तो उसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा उस बच्चे को और अंक दिए जा रहे हैं। दोस्तों यह और जो स्थिति और आने वाली किस समस्या को और दर्शा रही है वो हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा अत्यधिक प्रभुत्व। यानी कि दोस्तों किसी भी शिक्षक द्वारा और बच्चा अगर सही उत्तर देता है तो उसे अंक दिया जाता है, उसके शिक्षक के द्वारा और बच्चे के अंदर जो बाहरी अभिप्रेरणाएं जिसे हम इंटरनल मोटिवेशन के नाम से जानते हैं उसका विकास ज़्यादा किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों जब कोई कार्य किसी बच्चे के द्वारा और अंक प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए या दंड से बचने के लिए किया जाता है, ये सारे दोस्तों और बाहरी मोटिवेशन के उदाहरण माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर किसी शिक्षक द्वारा बार बार और बच्चों को सही उत्तर पर अंक दिया जा रहा है तो वह और बाहरी अभिप्रेरणा का अत्यधिक प्रभुत्व और बच्चे के अंदर विकसित कर रहा है। तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना है और आपका ओनली और 25 से 30 मिनट के अंदर पूरी साइकोलॉजी का रिवीजन होने वाला है और एज इट इज क्वेश्चन आपको CTET मुख्य परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको अंत तक वीडियो में जरूर बने रहना है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है जिसके अंदर स्टेटमेंट दे रखा है कि एक विद्यार्थी लगातार कठिन प्रश्नों का सामना करने के बाद भी अपना रणनीति बदलकर और प्रयास करता रहता है। तो इसका जो निष्कर्ष है दोस्तों वो आपको, और इसमें जो निष्कर्ष है वो 3 दे रखे हैं। यानी कि दोस्तों एक विद्यार्थी द्वारा क्या किया जाता है कि बार बार उसे और मतलब असफलता मिलती है, यानी कि कठिन प्रश्नों को हल करने में, लेकिन फिर भी वह प्रयास करता रहता है। तो इसके जो निष्कर्ष हैं वो निकाले जा सकते हैं कि विद्यार्थी में सीखने की लचीली रणनीति हो सकती है। वहीं दोस्तों जो दूसरा और आपका कंक्लूजन है वो है विद्यार्थी में ग्रोथ माइंडसेट के कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। वहीं दोस्तों तीसरा निष्कर्ष है कि विद्यार्थी निश्चित रूप से और प्रतिभाशाली है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों इसमें एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड भी सही हो जाएगा, लेकिन दोस्तों जो आपका थर्ड कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि दोस्तों अगर वह बार बार अपनी रणनीति चेंज करता है कठिन प्रश्नों को देखकर तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है। तो विकल्प फर्स्ट और सेकंड इसके सही होंगे। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 2, यानी कि केवल 1 और 2 सही। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निर्माणवादी दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित है। तो इसका जो हमारा स्टेटमेंट दे रखा है वो है कि विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नई अवधारणा की व्याख्या करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है, यानी कि हमें बताना है कि जो निर्माणवादी दृष्टिकोण होता है उसके लिए इनमें से और जो कौन सा स्टेटमेंट हो बिल्कुल सही होगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 3, यानी कि नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के साथ जुड़कर निर्मित और किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आपके जितने भी निर्माणवादी दृष्टिकोण के मनोवैज्ञानिक है, चाहे वो स्किनर हो, चाहे आपका वाइगोस्की हो या थर्नडाइक हो, ये सभी मानते हैं कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के निर्माण में सहायक होता है। यानी जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है कि विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नई अवधारणा की व्याख्या करता है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो विकल्प 3 और हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों लगता है, अपने उत्तर के समर्थन में प्रमाण दो। यह प्रश्न मुख्यतः किस उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो इसके जो हमारे विकल्प इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प 2, यानी कि तर्क एवं आलोचनात्मक चिंतन। यानी कि दोस्तों जब और किसी भी बच्चे द्वारा अपनी थिंकिंग पर सवाल उठाया जाता है तो इसे दोस्तों हम और क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों ये प्रश्न है और इन्हें जो दोस्तों मेटाकॉग्निशन की जो अवधारणा होती है उससे संबंधित माना जाता है। इसमें दोस्तों बच्चे को अपनी ही सोच पर सवाल और उठाता है। यानी कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो वह दोस्तों खुद अपने आप से इस प्रश्न को कर रहा है, तो वह और एक लॉजिक का प्रयोग कर रहा है और अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका प्रयोग उसके द्वारा किया जा रहा है। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक कक्षा में श्रवण बाधित विद्यार्थी हैं। शिक्षक बोलते समय उनका चेहरा विद्यार्थियों की ओर रखता है, लिखित निर्देश देता है और आवश्यकता की दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 2, यानी कि अकोमोडेशन द्वारा समावेशन। यानी कि दोस्तों जब और किसी शिक्षक द्वारा और यानी कि एक समावेशी कक्षा है उसके अंदर और श्रवण बाधित यानी कि सुनने में और कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी है, तो एक शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है कि वह उन विद्यार्थियों के चेहरों की ओर देखकर और बोलता है, जिससे दोस्तों चेहरों के हाव भाव के द्वारा यानी कि शिक्षक के जो चेहरे के हाव भाव हैं उससे और उन विद्यार्थियों द्वारा समझा जा सके। वहीं दोस्तों उनको जो विजुअल्स हैं यानी कि दृश्य सामग्रियाँ हैं उनका प्रयोग करके वह सिखाने का प्रयास करता है। तो उसके अंदर दोस्तों जो अकोमोडेशन है यानी कि जो समावेशन की भावना, वो समायोजन की जो गुण है उसके द्वारा और बच्चों को सिखाया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक शिक्षक द्वारा और उन विधियों का चुनाव किया जाता है जिससे दोस्तों और बच्चे की आवश्यकता होती है, यानी कि अपने जो उसकी शैक्षणिक विधियाँ हैं उनमें परिवर्तन करके, मॉडिफिकेशन करके और इसमें सिखाया जाता है। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करता है, सेम टू सेम जो क्वेश्चन है आपकी सीटेट मुख्य परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिसलेक्सिया के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प 2, यानी कि मुख्यतः पढ़ने यानी शब्द पहचानने संबंधित विशिष्ट अधिगम की कठिनाई हो सकती है। दोस्तों डिस्लेक्सिया के अंदर क्या होता है कि बच्चों को और जो शब्द पहचानने में कठिनाइयाँ महसूस होती है। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को और ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको स्पेशल कुछ प्रीमियम क्वालिटी के और जो फीचर हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिससे दोस्तों हमारी वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करी जाएगी। वहीं दोस्तों आपको जो सीटेट के कंप्लीट फ्री नोट्स हैं और जो कंप्लीट से और जो प्रीमियम क्लासेज हैं वो भी आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप हमारे और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको नीचे और ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक किसी बच्चे को बार बार लापरवाह कहता है क्योंकि वह निर्देश भूल जाता है और गतिविधियों को दौरान अपनी सीट से उठता रहता है। सीडीपी के दृष्टिकोण से शिक्षक की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसका जो 18वें प्रश्न का जो आंसर है वो आपको और कमेंट में बताना है। यानी कि दोस्तों ये प्रश्न दे रखा है कि एक शिक्षक द्वारा बच्चे को लापरवाह कहा जा रहा है और उसको मतलब वह निर्देश भूल जाता है। तो इसका जो आंसर है 18वें का वो आपको कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चन नंबर के साथ बताना है। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक शिक्षक अध्याय के बीच में विद्यार्थियों से छोटे प्रश्न पूछता है और उत्तर के आधार पर अगले पाठ की रणनीति बदल देता है। यह किसका सर्वोत्तम उदाहरण है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प 2 यानी कि फॉर्मेटिक असेसमेंट का ये उदाहरण हमें देखने को मिलता है। दोस्तों फॉर्मेटिक असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि यह दोस्तों और अधिगम की प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है, जिसमें दोस्तों और जैसे ही पाठ पूरा होता है तो शिक्षक के द्वारा बच्चों से फीडबैक लिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा असेसमेंट फॉर लर्निंग का सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प 2 यानी कि सीखने के दौरान फीडबैक देकर विद्यार्थियों को सुधार के अवसर देना। दोस्तों असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया है उसमें और सुधार करना होता है, यानी कि इसमें जैसे ही पाठ समाप्त होता है तो बच्चों का और शिक्षक द्वारा फीडबैक लिया जाता है और किन किन कठिनाइयों का उनको अनुभव हुआ उन कठिनाइयों के बारे में जानकारी और शिक्षक के द्वारा ली जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक विद्यार्थी उत्तर सही देता है लेकिन उसका तर्क गलत है, शिक्षक केवल सही विकल्प देखकर उसे पूर्ण अंक दे देता है, इस मूल्यांकन की प्रमुख सीमा क्या है। दोस्तों आपको सेम टू सेम पैटर्न और एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। यानी कि दोस्तों एक शिक्षक के द्वारा क्या किया जा रहा है कि एक विद्यार्थी द्वारा और जो प्रश्न हल किए गए हैं उनका उत्तर तो सही है, लेकिन शिक्षक के द्वारा जो उसको उत्तर ज्ञात करने की जो विधि है उसका और नहीं देखा जाता है, केवल दोस्तों उत्तर देखकर ही और उसे अंक दे देता है पूर्ण। तो यह दोस्तों और किस जो अधिगम के किस नियम है उसका उल्लंघन कर रहा है या मूल्यांकन की किस सीमा का वह उल्लंघन कर रहा है वो हमें बतानी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 2 यानी कि विद्यार्थी की रीजनिंग की प्रक्रिया को पर्याप्त महत्व नहीं देता, यानी कि दोस्तों शिक्षक के द्वारा केवल और उसके सही उत्तर को देखकर ही उसे पूर्ण अंक दिए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों जो उसने किस प्रकार से जो प्रश्न है उसको हल किया, उसकी विधि क्या थी उसके बारे में और शिक्षक द्वारा और कोई भी और चीज़ें नहीं देखी गई है। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला हमारा केस स्टडी बेस्ड और क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें दोस्तों आपको केस स्टडी दी गई है कि एक शिक्षक की कक्षा में विद्यार्थी अलग अलग सामाजिक एवं भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं। कुछ विद्यार्थी घर की भाषा में अवधारणाएं अच्छी तरह से समझ लेते हैं, लेकिन विद्यालय की भाषा में उत्तर देने में कठिनाइयां अनुभव करते हैं। शिक्षक उन्हें तुरंत कमजोर घोषित करने के बजाय चित्र, स्थानीय उदाहरण, सहपाठी चर्चा और बहुभाषाई संसाधनों का प्रयोग कराता है। तो ये आपका पूरा केस हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके भी जो मैं आपको केस दे रखा है यानी कि जो केस स्टडी दे रखी है उसको और रीड कर सकते हो। तो इसी के बेस पर आपको और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोस्तों जो आज का हमारा और केस स्टडी बेस्ड जो पहला प्रश्न है वो है कि शिक्षक का दृष्टिकोण किस सिद्धांत को सबसे अधिक मेल खाता है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि एक शिक्षक है, उस शिक्षक द्वारा क्या किया जा रहा है कि एक विद्यार्थी घर की भाषा में अवधारणाएं अच्छी, यानी कि कुछ ऐसे विद्यार्थी कक्षा के अंदर जो क्लास की जो भाषा है उसको तो नहीं समझ पाते, लेकिन जो उनकी मदर टंग लैंग्वेज है यानी कि उनकी मातृभाषा है उसके अंदर और वह चीज़ों को समझ पाते हैं। तो शिक्षक के द्वारा क्या किया जाता है कि उनको दोस्तों उसी भाषा में समझाया जाता है और उनके जो आसपास का वातावरण है उससे उनको उदाहरण दिए जाते हैं। तो यह दोस्तों और शिक्षक द्वारा क्या किया जा रहा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 2 यानी कि इंक्लूसिव एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों इस अप्रोच में क्या होता है कि जो जैसी बच्चों की आवश्यकताएं होती है उनके अनुसार ही जो शैक्षणिक विधियां हैं उनका चुनाव किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न वो है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को घरेलू भाषा को सीखने की संसाधनों के रूप में स्वीकार करता है तो इसका प्रमुख लाभ क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 2 यानी कि विद्यार्थियों के पूर्व भाषाई अनुभवों को सीखने में जोड़ा जा सकेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न वो है कि उपयुक्त कक्षा में सहपाठी चर्चा का प्रयोग मुख्यतः किस अवधारणा से जुड़ा है। दोस्तों उसी केस स्टडी पर ये क्वेश्चन और चल रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प फर्स्ट यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अधिगम। दोस्तों अगर हम के जो सहपाठियों से चर्चा कर रहे हैं बच्चे, तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर जो वाइगोस्की का सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत था उसका प्रयोग बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आज का हमारा और अगला क्वेश्चन हमें इससे
अजरसन और रीजन से देखने को मिलने वाला है। यानी कि इसमें दोस्तों एक कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है। तो दोस्तों आपका जो कथन है वो है कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका केवल जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति की नहीं होती है। वहीं दोस्तों रीजन दे रखा है कि निर्माणवादी दृष्टिकोण में शिक्षक विद्यार्थियों को अनुभव, प्रश्न, चर्चा और खोज के अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही और सही हो जाएंगे, यानी कि आर, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न भी हमें और स्टेट में अजरसन और रीजन से देखने को मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों अजरसन दिया गया है कि सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से पढ़ाना निष्पक्षता का सर्वोत्तम तरीका है। वहीं दोस्तों रीजन दे रखा है कि विद्यार्थियों की क्षमताओं, रुचियों, अनुभवों और सीखने की आवश्यकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, इसमें क्या है, जो आपका अजरसन यानी जो अभिकथन दे रखा है वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से पढ़ाना और उचित नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, रुचियां हैं, अनुभव है वो अलग अलग होते हैं। तो यानी कि दोस्तों अजरसन गलत हो जाएगा और रीजन सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों ए गलत है और आर सही है, तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़कर आपकी सीटेट में जो सफलता है उसको निश्चित करें। दोस्तों इसमें जो प्रश्न है वो है, एक विद्यार्थी किसी गणितीय अवधारणा का सही उत्तर देता है लेकिन यह नहीं बता पाता कि उसने उत्तर कैसे प्राप्त किया। शिक्षक उसे दोबारा सोचने और अपनी प्रक्रिया को समझने और दूसरे तरीके से समाधान करने के लिए कहता है। यह गतिविधि मुख्यतः किस क्षमता को विकसित करती है? तो इसके जो हमारे विकल्प में वो इस प्रकार है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, मेटाकॉग्निशन। दोस्तों मेटाकॉग्निशन के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति अपनी जो सोचने की क्षमता है उस पर ही और प्रश्न खड़े करता है। तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का सबसे प्रभावी फीडबैक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प 3, यानी कि तुमने पहला चरण सही किया, अब दूसरे चरण में प्रमाण के आधार पर फिर से और जांचो। अगले प्रश्न की बात करें तो जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक शिक्षक किसी विद्यार्थी को बार बार गलत उत्तर देने पर उसे सामने सही उत्तर बता देता है, इसके बजाय कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प 3, यानी कि उसे सोच को समझने के लिए प्रोबेबली क्वेश्चन पूछना। आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो भी हमें और केस स्टडी से देखने को मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों केस स्टडी दी गई है कि एक कक्षा में शिक्षक ने पाया कि एक विद्यार्थी लिखित परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है लेकिन मौखिक परीक्षा में चर्चा, मॉडल बनाने और वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। शिक्षक विद्यार्थी को कम बुद्धिमान घोषित नहीं करता, वह अलग अलग प्रकार के कार्य और मूल्यांकन के अवसर देता है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष और सबसे अधिक उपयुक्त होगा? दोस्तों आपको बिल्कुल वीडियो को पॉज करके और जो आपका केस दे रखा होता है उसे अच्छे से और पढ़ लेना है। तो दोस्तों जो आपका अंतिम प्रश्न है, यानी कि जो 30वें नंबर का प्रश्न है, उसका आंसर आपको और स्वयं देना है। यानी कि दोस्तों आप अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ लीजिए और 30वें नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस प्रकार हमने दोस्तों सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड और 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मैं आपको 101% गारंटी देता हूं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सीटेट मुख्य परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर यूट्यूब पर दे दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज के जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आपको और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर और क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।